हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंजाइम की संरचना। आपको पता है कि एंजाइम क्या होता है कि जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके वेग को बढ़ा देता है। एंजाइम जो होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और वे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं वो कैसे होते हैं? साधारण एंजाइम कहलाते हैं। यानी साधारण एंजाइम क्या होते हैं? साधारण एंजाइम, सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम भी होंगे जो सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर ही बने होते हैं। वे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई जो एंजाइम होगा वो प्रोटीन के साथ कुछ है प्रोटीन रहित या अप्रोटीन भाग भी उसमें मौजूद होता है, तो ऐसे जो एंजाइम होते हैं उनको कहते हैं पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम। क्या कहते हैं? पूर्ण एंजाइम या उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम क्या होगा? प्रोटीन से भी मिलकर बना होगा और अप्रोटीनी भाग से भी मिलकर बना होगा। यह प्रोटीन व अप्रोटीनी या प्रोटीन रहित भी बोल सकते हैं भाग से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम होलो एंजाइम के बारे में देखें तो होलो एंजाइम होता कैसा है? ये क्या है? एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम में यहाँ पर प्रोस्टेटिक क्या होता है? ये क्या होता है? प्रोस्टेटिक भाग होता है। ये क्या होता है? प्रोस्टेटिक भाग होता है। प्रोस्टेटिक भाग होता है। और ये कौन सा भाग होता है? ये जो प्रोटीनी भाग होता है, और प्रोटीनी भाग को हम कहते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम कहते हैं। ये कौन सा भाग होता है? प्रोटीन वाला भाग। ये क्या होता है? प्रोटीन भाग होता है। जो प्रोटीन भाग होता है, जो होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम का जो प्रोटीन से मिलकर जो भाग बना होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम कहते हैं। और जो नीचे जो भाग होता है उसको प्रोस्टेटिक भाग कहते हैं। ये क्या है? होलो एंजाइम, या इसको कहते हैं पूर्ण एंजाइम। ठीक है, अब होलो एंजाइम पढ़ते हैं। एक चार्ट के द्वारा हम इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली समझ लेते हैं। क्या होता है? एंजाइम होता है एंजाइम कितने प्रकार का बताया मैंने? 2 प्रकार का। एक तो साधारण हो गया और एक होलो हो गया। साधारण एंजाइम और एक हो गया होलो एंजाइम। होलो एंजाइम या इसको कहते हैं पूर्ण एंजाइम। साधारण एंजाइम जो होता है वो किसके मिलकर बना होता है? सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। केवल प्रोटीन से
बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, पेप्सिन हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरेज, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन से मिलकर ही बने होते हैं। होलो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन और अप्रोटीनी भाग दोनों से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटीन प्लस अप्रोटीनी भाग से मिलकर बना होगा। अब होलो एंजाइम है वो भी दो प्रकार से इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, दो प्रकार से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम, एक तो क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम, एक को तो कह देंगे हम एपो एंजाइम, और दूसरा हो जाएगा सहकारक, सहकारक या कोफैक्टर, इसको क्या कह सकते हैं, कोफैक्टर। एपो एंजाइम है वो एपो एंजाइम सिर्फ किससे मिलकर बना होगा, प्रोटीन से, प्रोटीनी भाग, ये क्या होता है, प्रोटीनी भाग होता है। और जो सहकारक होता है वो कैसा होता है, अप्रोटीनी भाग होता है। ये कैसा होता है, अप्रोटीनी भाग होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नहीं सही है, चलो। यहाँ पर जो सहकारक होता है, जो अप्रोटीनी भाग होता है, उसका भी कितने प्रकार का होता है, इसको भी 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसका भी 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, इसका भी 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है, सह एंजाइम, सक्रियक और प्रोस्टेटिक समूह। एक तो हो जाएगा सह एंजाइम, एक हो जाएगा सक्रियक, और एक हो जाएगा प्रोस्टेटिक भाग, प्रोस्टेटिक भाग हो गया। ठीक है, कौन कौन से हो गए, अप्रोटीनी भाग जो कोफैक्टर होता है, उसको 3 प्रकार का होता है। एक तो सह एंजाइम या को एंजाइम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, को एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया सक्रियक हो गया, एक प्रोस्टेटिक समूह हो गया। सह एंजाइम के रूप में बात करें तो सह एंजाइम होता है वो क्या करेगा, जो प्रोटीनी और अप्रोटीनी भाग होता है उनमें आपस में संबंध बनाने का कार्य करेगा, लूजली उनको रखेगा, यानी प्रोटीनी और अप्रोटीनी भाग को लूज रखेगा। जहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, क्या करेगा, ये प्रोटीनी प्लस अप्रोटीनी भाग को ढीला रखेगा, ढीला रखता है। और ये कैसा होता है, एक ऑर्गेनिक भाग होता है। कैसा होता है, कार्बनिक भाग होता है, कार्बनिक भाग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, कोएंजाइम हो गया, NAD हो गया, NADP हो गया, और FAD हो गया। को एंजाइम हो गया, FAD की फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NAD की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये तो किसकी फुल फॉर्म होगी, FAD की फुल फॉर्म हो गई। और अगर NADP की फुल फॉर्म की बात करें तो NADP की फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। पी का मतलब क्या हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा।
और FAD की फुल फॉर्म बात करें तो FAD की फुल फॉर्म हो जाएगी फ्लेविंग एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगी? फ्लेविंग एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गई। सक्रियक की बात करें तो सक्रियक क्या होता है? एंजाइम, सबस्ट्रेस और इनके मध्य सेतु बनाने का कार्य करता है, सेतु का निर्माण करता है। क्या करता है? एंजाइम व सबस्ट्रेट व सबस्ट्रेट के मध्य क्या करता है? सेतु बनाता है, ब्रिज बनाने का कार्य करता है, सेतु बनाता है। ये भी कैसा होता है? धात्विक वाला होता है। कैसे होते हैं ये? धातु वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो फेरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि। ये क्या करते हैं? सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। अब बात करें इसकी प्रोस्टेटिक की बात करें तो प्रोस्टेटिक जो भाग होता है वो क्या करता है? होलो एंजाइम का प्रोटीन जो कार्बनिक और अकार्बनिक भाग होते हैं उनको सघनता से और दृढ़ता से जोड़े रखता है। प्रोटीनी और अप्रोटीनी भाग को सघनता और दृढ़ता से जोड़े रखता है। प्रोटीनी प्लस अप्रोटीनी भाग को दृढ़ता व सघनता से बांधता है, बांधने का कार्य करता है। सह एंजाइम तो क्या करेगा? प्रोटीनी अप्रोटीनी भाग को ढीला रखेगा। और जैसे कोएंजाइम एफएडी हो गया, एनएडी हो गया, एनएडीपी हो गया, सक्रिय क्या करेगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट जो क्रियाधार होता है, सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? क्रियाधार। क्रियाधार के मध्य क्या करेगा? सेतु, ब्रिज बनाने का कार्य करेगा। जैसे फेरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हो गया। और प्रोस्टेटिक जो भाग होता है वो प्रोटीनी और अप्रोटीनी भाग को क्या करेगा? दृढ़ता से और सघनता से बांधे रखने का कार्य करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें साइटोक्रोम, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? प्रोस्टेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम हो गया। इस प्रकार ये क्या होता है? एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है। अगर होलो एंजाइम पूछेगा आपको, होलो एंजाइम कहाँ है? ये रहा। होलो एंजाइम कैसा रहेगा? राउंडेड शेप रहेगा। ये बीच में क्या पाया जाएगा? प्रोस्टेटिक, जो इनको प्रोटीनी और अप्रोटीनी भाग को जोड़े रखने का काम करता है। ये तो क्या हो गया? प्रोस्टेटिक। और ये क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम। ठीक है, आया? एंजाइम दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण हो सकता है और होलो एंजाइम भी हो सकते हैं। साधारण केवल प्रोटीन के बने होंगे, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज। होलो एंजाइम क्या होगा? प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों भागों से। प्रोटीनी भाग और अप्रोटीनी भाग ये दो प्रकार से हो जाएंगे। जो सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, जो प्रोटीनी भाग होता है वो एपो एंजाइम होता है, और जो अप्रोटीनी भाग होता है उसको सहकारक यानी को फैक्टर बोलते हैं। को फैक्टर होता है, सहकारक होते हैं, वो भी तीन प्रकार के होते हैं। सह एंजाइम हो गया, सक्रियक हो गया और प्रोस्टेटिक हो गया। सह एंजाइम प्रोटीन या प्रोटीनी भाग को ढीला रखेगा और ये कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे को एंजाइम एनएडी, एनएडीपी और एफएडी। एनएडी की फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एनएडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। पी का मतलब क्या हो जाएगा? फास्फेट हो जाएगा। और एफईडी की फ्लेविंग एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगी। सक्रिय क्या करेगा? जो एंजाइम और क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट होता है उसके मध्य ब्रिज बनाने का कार्य करता है, सेतु बनाने का कार्य करेगा। जैसे फेरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। और प्रोस्टेट क्या करेगा? प्रोटीन और अप्रोटीन भाग को दृढ़ता से और सघनता से बांधे रखने का
कार्य करेगा। ठीक है, नोट करो इस संरचना को। अब देखो पढ़ते हैं एंजाइम के विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण अधिकतर हमने पिछले लेक्चर में जो एंजाइम के सामान्य लक्षण पढ़े थे उनमें पढ़ लिए थे, और आज थोड़ा उनको वापस से थोड़ा देख लेते हैं। एंजाइम के विशिष्ट गुण। एंजाइम के विशिष्ट गुण। सबसे पहले बात करें हम विशिष्टता की। विशिष्टता में हो जाएगा कि कोई भी रिएक्शन होगी उनमें विशेष प्रकार के एंजाइम ही काम में लिए जाते हैं। क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के एंजाइम काम में आते हैं। जैसे श्वसन के लिए जो एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी उसमें जो एंजाइम अगर चाहिए अपने को तो वो हरित लवक से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होते हैं। कॉन्ड्रिया से प्राप्त होते हैं। और अगर मान लो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो हरित लवक से मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम इससे क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल या उसको क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। अभी विशेषता में क्या होता है कि कोई एंजाइम एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए कार्य करते हैं, कोई ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया के लिए कार्य करता है, कोई इसके समावेश के लिए कार्य करता है, कोई किसी को एक विशेष बंध होता है उसको कार्य करता है। उसके लिए जो विशेषता होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स होते हैं। एक हो जाएगा समूह, एक हो जाएगा बंध, एक हो जाएगा त्रिविमीय, ठीक है, और एक हो जाएगा पूर्ण। पूर्ण त्रिविमीय विशिष्टता, बंध विशिष्टता और समूह विशिष्टता। ठीक है, 4 प्रकार हो गए, समूह, बंध, त्रिविमीय और पूर्ण विशिष्टता। समूह विशेषता की बात करें तो ये क्या करता है? समूह के रूप में क्रिया करता है और संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित होता है। क्या करेगा? समूह के रूप में क्रिया करेगा और संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित होता है, यानी समूह के रूप में रहता है। वह संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के संबंधित रहता है, एक दूसरे के संबंधित रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि हेक्साकाइनेज जो एंजाइम होता है वो 6 कार्बन वाली शर्करा पर क्रिया करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हेक्साकाइनेज एंजाइम 6 कार्बन शर्करा पर क्रिया करेगा। दूसरी बात करें बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता में क्या करेगा? कोई बंध की पहचान करेगा और बंध की पहचान करने के बाद में
क्रिया करेगा। एंजाइम क्या करेगा? बंध की पहचान करेगा और और वहां पर क्या करेगा? पहचान करके क्रिया करता है। पहचान करके क्रिया करेगा। क्रिया किसके साथ करेगा? सबस्ट्रेट के साथ। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। एग्जाम्पल राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम जो पिरिमिडीन क्षारक होता है उसका 3 एंड जो सिरा होता है उसमें फास्फोडाइएस्टर बंध को जल अपघटन कर देता है। एंजाइम पिरिमिडीन क्षारक के 3 प्राइम सिरे पर फास्फो डाइस्टर बंध का क्या कर देता है? जल अपघटन। जल अपघटन कर देता है। त्रिविमीय समावयवता की बात करें तो ये जो समावयवी होते हैं उन पर क्या करेगा? ये क्रिया करेगा। आधारी अणु जो विशेष समावयवी होता है उस पर ही क्रिया करता है। आधारी अणु के विशेष समावयवी पर क्रिया करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा जो एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम जो एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो केवल एल एमिनो अम्ल पर ही क्रिया करता है। किस पर? एल एमिनो अम्ल पर क्रिया करेगा। लेकिन अगर इसका डी एमिनो अम्ल होता है जो इसके समावयवी होता है एमिनो अम्ल का उस पर क्रिया नहीं करता है। किस पर? डी एमिनो अम्ल पर क्रिया नहीं। क्रिया यहाँ तो करता है और यहाँ पर नहीं करता है। किस पर? डी जो एमिनो अम्ल की जो संरचना होती है उस पर। पूर्ण में बात करें तो पूर्ण में क्या करेगा? केवल एक विशेष एंजाइम होता है वो एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए ही क्रिया करता है। एक विशेष एंजाइम विशेष क्रिया के लिए, विशेष अभिक्रिया के लिए केवल एक एंजाइम क्या करेगा? सिर्फ एक क्रिया पर ही कार्य करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें यूरिएज एंजाइम होता है वो यूरिया के लिए ही कार्य करता है। यूरिएज किसके लिए करता है? सिर्फ यूरिया के बनाने काम आता है यूरिया। ठीक है। तो एंजाइम की विशेषता में पहला गुण आपने विशेषता में पढ़ा। विशेषता में क्या करेगा? एक विशेष प्रकार का एंजाइम विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए काम में लिएंगे। जैसे एंजाइम श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल से प्राप्त होते हैं। समावयवता भी 3, ये विशेषता कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। समूह एक समूह के रूप में होंगे, जैसा हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है एक समूह के रूप में, जैसे 6 कार्बन वाली शर्करा होगी सिर्फ उस पर ही क्रिया करेगा। बंध विशेषता में क्या करेगा? एंजाइम होगा एक बंध को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करके वहाँ पर उसको क्रिया करेगा। जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो पिरिमिडीन क्षारक के 3 एंड सिरे पर जो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है उस पर क्रिया करके जल अपघटन कर देता है। त्रिविमीय विशेषता होगी तो यह क्या करेगा? जो समावयवी होती है उन समावयवी पर भी क्रिया करेगा। जैसे एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो एल जो एमिनो अम्ल का समावयवी होता है उस पर ही क्रिया करता है, डी वाली पर क्रिया नहीं करता है।
पूर्ण एंजाइम की बात करें तो ये क्या करेगा, एक विशेष एंजाइम सिर्फ एक विशेष रिएक्शन के लिए कार्य करता है। जैसे यूरियस एंजाइम होता है, वो सिर्फ यूरिया के लिए ही कार्य करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्टता के बाद में तापमान की। जो एंजाइम होते हैं वो एक विशिष्ट तापमान होता है उस पर ही क्रियाशील होता है। दूसरा इसका गुण देखिए, तापमान। तापमान में बात करें तो एक विशेष अनुकूल तापमान होता है, एंजाइम केवल उसी पर क्रिया करता है। अनुकूल तापमान की बात करें, अनुकूल ताप, तो किसी भी एंजाइम के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 20 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। या कह सकते हैं कि जो जीव होगा उसके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा, इसके जीव के ताप पर अधिक क्रियाशील होगा। अगर तापमान को कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। अगर तापमान को अधिक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। क्या करेंगे, अधिक ताप करते हैं तो क्या हो जाता है, अपघटन। अपघटन कैसे, कि जो प्रोटीनी और अप्रोटीनी भाग होगा वो अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीनी प्लस अप्रोटीनी, ये भाग क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और अगर कम टेम्परेचर किया जाए, कम ताप किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो निष्क्रिय। एंजाइम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अगर तापमान को 10 डिग्री क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो अभिक्रिया की जो गति होती है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन होती है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, जो एंजाइम होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। कैसी होती है, उभयधर्मिकता। उभयधर्मिता का मतलब ये अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अम्लीय प्लस क्षारीय, ये दोनों प्रकृति का हो सकता है। और ये जो नेक्स्ट गुण की बात करें तो इसमें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उनके लिए कार्य करता है, यानी दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। दोनों दिशाओं में संपन्न रिएक्शन पर समान रूप से कार्य करेगा, ठीक है। आगे देखें इसका उत्प्रेरक गुण, यानी ये एक उत्प्रेरण के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा इसका उत्प्रेरक गुण। जिस प्रकार जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक विक्रिया में जिस प्रकार कार्य करता है और इसकी सूक्ष्म मात्रा ही काफी होती है। सूक्ष्म मात्रा ही किसी रिएक्शन के लिए पर्याप्त होती है। बात करें अगर एंजाइम के एक अणु की, जो एंजाइम का एक अणु होता है, एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में जो क्रियाकारक होता है उसके 5 लाख अणुओं को बदल देता है। 5 एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में 5 लाख अणुओं पर अपना जो अणुओं को बदल देता है, अणुओं को
इसको ही हम क्या कहते हैं, टर्न ओवर संख्या कहते हैं। इसे ही टर्न ओवर संख्या कहते हैं। तो एंजाइम क्या करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। एंजाइम का जो आकार होता है वो भी क्या होता है, वृहद होता है। एंजाइम का आकार भी वृहद होता है। वृहद का मतलब बड़ा होता है। और इसकी क्या होती है, प्रोटीन प्रकृति भी होती है। एंजाइम की क्या होती है, प्रोटीन प्रकृति होती है। किसमें नहीं होती है प्रोटीन प्रकृति, राइबोजाइम जो एंजाइम होता है वो सिर्फ आरएनए पर ही, आरएनए का बना होता है। वह कुछ इसमें क्या होता है, अप्रोटीनी भाग होता है, अप्रोटीनी भाग भी मौजूद होता है। इसके साथ ही कुछ मेटल्स होते हैं जैसे फेरस, पोटेशियम, ये सब मौजूद होते हैं। एंजाइम के विशिष्ट गुण के बाद में हम पढ़ते हैं एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। सबसे मेन है, सबसे पहले तापमान। अभी मैंने बताया जो टेम्परेचर होता है उस पर, एक विशेष तापमान पर ही ये क्रियाशील होता है। और वो टेम्परेचर कितना बताया, 20 to 38 डिग्री सेल्सियस पर अत्यधिक क्रियाशील होता है। कौन होता है, एंजाइम, क्रियाशील एंजाइम के एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि अधिक ताप कर दें, अधिक ताप करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, टूट जाता है। विघटन किसमें, प्रोटीनी और अप्रोटीनी भाग में। और कम ताप कर दें तो एंजाइम क्या हो जाता है, निष्क्रिय। कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और यदि उसके तापमान को 10 डिग्री इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, 10 डिग्री क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो अभिक्रिया की जो दर है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। रिएक्शन जो दर होती है, रेट होती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। हम इसको तापमान को एक ग्राफ से समझ सकते हैं। इधर तो क्या हो गया, तापमान, नीचे तो क्या हो गया, तापमान हो गया। और इधर क्या हो गया, एंजाइम की क्रियाविधि। इधर क्या हो गया, एंजाइम की क्रिया विधि। यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष ताप, जो ताप होता है वहाँ पर किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और इस स्टेज पे क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, अधिकतम। अब इस अधिकतम तापमान से अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर अधिक बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, जो एंजाइम की क्रियाविधि है, जो क्रियाशीलता है, वो धीरे धीरे घटकर अंत में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन कुछ टेम्परेचर जो मैंने बताया, यहाँ पर हाई कहाँ दिख रहा है,
ठीक है, यहाँ पर अधिकतम हो गया। लेकिन कुछ बीज वगैरह होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो 120 डिग्री टेम्परेचर भी सहन कर लेते हैं। जो गर्म पानी के झरनों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लगभग 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सहन कर लेते हैं। तो समझ में आया ये ग्राफ? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और लास्ट जो जहाँ पर एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वहाँ पर इसकी अधिकतम होगी। उस सीमा से अगर अधिक हम तापमान बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी एंजाइम की क्रियाशीलता कम होती जाएगी। उसके बाद में जो एंजाइम होता है वो डायरेक्टली दो चीज़ों पर अधिकतम ये डिपेंड होता है, एक तो टेम्परेचर पर अधिक संवेदनशील होता है, एक तो टेम्परेचर पर, और एक होता है पीएच पर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर। दूसरा हो जाएगा पीएच। पीएच पर भी ये क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है। और जो एक विशेष पीएच होता है, अगर अनुकूल पीएच बताएं, पीएच की बात करें तो अनुकूल पीएच होता है 5 से 7.5, क्योंकि जो एंजाइम होता है वो अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है और क्षारीय प्रकृति का हो सकता है, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अगर सलाइवा एमाइलेज की बात करें, लार्य, जो लार में पाया जाता है, लार्य एंजाइम जो होता है, लार्य एंजाइम जो होता है वो लगभग 6.7 पर क्या करता है, मैक्सिमम कार्य करता है। 6.7 से 6.8 पर अधिक क्रियाशील होता है। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, पेप्सिन की, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम नहीं, लार्य। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन की जो क्रियाशीलता होती है वो मैक्सिमम होती है 1.5 पीएच पर। जब पीएच कितनी होगी, 1.5 से लगभग 2.5 के समथिंग, इस पर ये इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, पेप्सिन की मैक्सिमम होती है। इसको भी हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। नीचे क्या लेंगे, पीएच, और इधर क्या ले लेंगे, एंजाइम की क्रियाशीलता। या रिएक्शन की दर भी हो सकती है, या क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक पीएच फिक्स होगा जिस पर कोई भी एंजाइम होता है वो क्या करेगा, मैक्सिमम रूप से अधिकतम क्रियाशील होता है। यानी जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते हैं, 0 से अगर हम ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे अगर जाएंगे तो एक पीएच ऐसा आएगा जहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता अधिक होगी। लेकिन अगर उस एंजाइम के अधिकतम होने से उससे ज़्यादा अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में कि एक अनुकूल पीएच होता है, कितना होता है, 5 से 5.5। अगर इससे कम या अधिक करते हैं तो जो अभिक्रिया क्रियाशीलता होती है वो धीरे कम कम हो जाती है। इसके बाद में पढ़ते हैं सांद्रता, एंजाइम पर सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का भी डायरेक्टली इस पर प्रभाव होता है। सांद्रता, एंजाइम, इसको भी क्या करते हैं, एक ग्राफ से ही समझ लेते हैं। इधर तो क्या होगी, सांद्रता हो जाएगी, एंजाइम की जो सांद्रता होगी वो हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगी, एंजाइम की क्रियाशीलता या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या एंजाइम की क्रियाशीलता। यहाँ पर जैसे जैसे हम सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और एक निश्चित सांद्रता के बाद में अगर सांद्रता कितनी बढ़ा दी जाए, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो गई, स्थिर। ठीक है, अगर सांद्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है, और एक निश्चित सांद्रता के बाद में अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यहाँ पर सांद्रता की बात करें तो यहाँ पर
किसकी सांद्रता है? आधारीय पदार्थ की, यानी सबस्ट्रेट की सांद्रता है ये। इसकी है सबस्ट्रेट की सांद्रता, यानी सबस्ट्रेट की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी और लास्ट में क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। एंजाइम की सांद्रता की भी बात करें, सबस्ट्रेट की तो बात कर ली, इसके बाद में हम करें एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी, वो घटेगी, सॉरी घटेगी, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी ये क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया की दर कम होती जाएगी। नेक्स्ट बात करें जल वियोजन की। जल वियोजन की, यानी जो सूखे बीज होते हैं उनमें एंजाइम कम क्रियाशील होता है, लेकिन जैसे ही जो गीले बीज होते हैं या जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है उनमें एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जल की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सूखे बीजों में कम होती है और जो गीले बीज होते हैं उनमें जो एंजाइम की क्रियाशीलता होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें सक्रिय कारक। सक्रिय कारक होते हैं वो भी अभिक्रिया की दर को त्वरित कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं सक्रिय कारक के रूप में, जैसे फेरस हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया जो अभिक्रिया होती है उसको त्वरित करते हैं, रिएक्शन को क्या कर देते हैं? त्वरित कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। जल वियोजन की बात करें तो जल की उपस्थिति जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अंतिम उत्पाद पर बात करें। अंतिम उत्पाद की बात करें तो अंतिम उत्पाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसकी बात करें अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद में बात करें तो अंतिम उत्पाद में अगर अंतिम उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। उत्पाद की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। लास्ट और फाइनल है एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक में बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? कुछ पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा साइनाइड, हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हो जाएगा साइनाइड। ये क्या करते हैं? जो एंजाइम होती है उस एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एंजाइम की संरचना पढ़ी, एंजाइम की विशिष्ट गुण पढ़ लिए और एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले
कारक भी पढ़ लिए, एंजाइम को प्रभावित करने वाले यानी जो इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी पढ़ लिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।